Okay, dear students, so today we are actually going to start this new chapter that is called waves. Waves. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो चैप्टर है इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे. ये हमारा पहला पार्ट है स्टूडेंट्स. ठीक है, इसमें बेसिकली हम ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ेंगे. अभी आपको पता नहीं होगा कि ये ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, बट हम आगे देखेंगे इसको कि क्या होता है, उसके बारे में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे. और जो हमारा पार्ट 2 होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव या फिर साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अभी आपको पता नहीं होगा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, बट उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है. एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है स्टूडेंट्स, उसका एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. ठीक है, ये जो चैप्टर हमारा वेव है उसको समझने के लिए इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. तो आई होप कि आपको वो चैप्टर थोड़ा सा तो याद होगा. बहुत अच्छे भी आप नहीं हो तो भी चलेगा, थोड़ा सा आपको बस पता होना चाहिए. अगर नहीं तो आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो पहले. ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव अहेड एंड गेट इनटू दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज वेव. वेव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स. सपोज करो स्टूडेंट्स कि एक आदमी यहां खड़ा है, दूसरा आदमी यहां खड़ा है. ठीक है, इस आदमी ने एक बॉल को यहां से यहां फेंका. ठीक है, इस आदमी ने बॉल को यहां से यहां फेंका. ठीक है, तो क्या यहां से यहां एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है? क्या यहां से यहां एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है? सोच के बताएं स्टूडेंट्स. यस, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि जब बॉल यहां पर थी तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. अब वही बॉल जब यहां पहुंच जाएगी तो यहां होगी वो काइनेटिक एनर्जी. बॉल के साथ वो काइनेटिक एनर्जी भी यहीं आ गई, राइट. तो पहले काइनेटिक एनर्जी यहां पे थी बॉल के साथ, अब वो काइनेटिक एनर्जी बॉल के साथ साथ यहां पे आ गई है, तो एनर्जी का फ्लो राइट की तरफ हुआ है. अच्छा स्टूडेंट्स, आप यहां पे देखिए, क्या मास का फ्लो हुआ है इधर की तरफ? क्या मास का फ्लो हुआ है? यस स्टूडेंट्स, हुआ है. पहले बॉल यहां थी, उसका कुछ मास था, अब वो बॉल यहां पहुंच गई, उसका कुछ मास है, तो यहां पे मास का भी फ्लो हुआ है और उसके साथ साथ एनर्जी का भी फ्लो हुआ है. ठीक है, चलो स्टूडेंट्स एक और सिचुएशन देखते हैं. ठीक है, सपोज करो यहां पर कोई वॉल है. ठीक है, और बहुत सारे लोग कोई क्यू में खड़े हैं. ठीक है, मान लो यहां पे कोई काउंटर है, कोई काउंटर है, कोई टिकट मिल रही है, ट्रेन की टिकट मिल रही है सपोज करो. ठीक है, तो ट्रेन की टिकट अगर आप लेने गए कभी स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि बहुत लंबी लाइन लगी होती है ऐसे लोगों की, बहुत भीड़ होती है वहां पे, राइट. ठीक है, तो सपोज करो यहां पर कुछ लोहे का ऐसे रॉड लगा हुआ है, समहाउ लोहे का कुछ रॉड लगा हुआ है. ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला आदमी है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पहले वाले आदमी को हिट करना चाहता है, उसको मारना चाहता है. ठीक है, होगी उसके कुछ आपस की दुश्मनी. ठीक है, तो इस आदमी ने क्या किया, इसको धक्का दे दिया, कस के इसको धक्का दे दिया आगे वाले को. तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आगे, ये जो है वो आगे तरफ गिरेगा, तो ये इसको धक्का देगा, ये आगे गिरेगा तो ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, फाइनली इसको धक्का मिलेगा और ये आगे तरफ गिरेगा स्टूडेंट्स. और ये जब आगे तरफ गिरेगा तो इसको सर में चोट लगेगी. ठीक है, इसमें इसके सर में चोट लगेगी, राइट. अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखें ये जो फेनोमेना हुआ यहां पर, ये जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया, क्या इसमें कोई एनर्जी का फ्लो हुआ है? ठीक है, बताएं आप, क्या कोई एनर्जी का फ्लो हुआ है? बिल्कुल हुआ है स्टूडेंट्स. कैसे हुआ है? इस आदमी ने कुछ काम किया, कुछ एनर्जी इस आदमी को दी. ठीक है, धक्का देके इस आदमी को दी. जब इसने इसको धक्का दिया तो इसके पास एनर्जी आई. ठीक है, वैसे करते करते फाइनली इस आदमी तक एनर्जी आई, ये मूव हुआ, राइट, इसको चोट लगी. ठीक है, तो एनर्जी का फ्लो यहां से यहां तक हुआ, राइट. आप समझ रहे, बात बहुत सिंपल सी है. क्या यहां पे मास का फ्लो हुआ है? मास का फ्लो नहीं हुआ है स्टूडेंट्स. ये आदमी यही है, ठीक है, ये आदमी भी यही है, सब लोग वहीं का वहीं है, थोड़े मोड़े हिले हैं. ऐसा नहीं है कि मास यहां से यहां गया, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स. मास का फ्लो नहीं हुआ है, मास का फ्लो नहीं हुआ है स्टूडेंट्स. तो ये जो फिनोमेना है स्टूडेंट्स, इसमें एनर्जी का फ्लो हो रहा है लेकिन मास का कोई फ्लो नहीं हो रहा है. जबकि ये जो फिनोमेना था इसमें एनर्जी का फ्लो भी हो रहा था और मास का फ्लो भी हो रहा था स्टूडेंट्स. ठीक, तो स्टूडेंट्स इस तरह के फिनोमेना जिसमें एनर्जी का फ्लो होता है और मास का फ्लो नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी का फ्लो होता है, उस फिनोमेना को स्टूडेंट्स वेव कहते हैं. उस फिनोमेना को स्टूडेंट्स वेव कहते हैं. ये वाटर वेव को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स. देखो मैंने आपके लिए एक और इमेज यहां पे लगाई है जिसमें आप रिपल्स को क्लियरली बाहर की तरफ जाते हुए देख सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज आपने यहां पे एक स्टोन फेंका तो रिपल्स बाहर की तरफ जा रहे हैं. तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यहां पे वाटर जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, और अगर वाटर बाहर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब मास जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है. मास जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब मास का फ्लो हो रहा है, ऐसा लगता है.
ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। आप सोच के देखो, अगर ऐसे हर डायरेक्शन में वाटर बाहर जा रहा होता, अगर ऐसे हर डायरेक्शन में वाटर बाहर जा रहा होता तो यहां पे तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता, यहां पे कोई वाटर नहीं बचता, बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाता, कोई वाटर नहीं बचता। ठीक है, अगर यहां से वाटर बाहर फ्लो कर रहा होता तो यहां तो खाली जगह हो जाती। वैसा तो होता नहीं है कभी, वैसा कभी नहीं होता। इसका मतलब है पानी जो है वो बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, उसका फ्लो जो है वो नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, राइट। इनफैक्ट एक और एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो, इट विल बी इंटरेस्टिंग। आप एक लीफ जो है, किसी ट्री से एक लीफ लेके ऐसे रख दो वाटर पे, जब रिपल्स जा रहे हैं तो लीफ रख दो। ठीक है, अब देखो, अगर वाटर फ्लो हो रहा होगा, अगर वाटर फ्लो हो रहा होगा तो उसके साथ इस लीफ को भी इधर मूव कर जाना चाहिए, कर जाना चाहिए स्टूडेंट्स। ऐसा होता हुआ आपको नहीं दिखेगा, ऐसा होता हुआ नहीं दिखेगा। इसका मतलब वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है, वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आपको दिखेगा कि जो लीफ है ये ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा हिल रहा होगा। इस वजह से लीफ जो है ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा ऑसिलेट कर रहा होगा, हिल रहा होगा, ऊपर नीचे थोड़ा हिल रहा होगा। ठीक है, ऊपर नीचे हिल रहा होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ये रिपल्स आगे की तरफ जा रहे हैं, तो रिपल्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए ये अप एंड डाउन थोड़ा थोड़ा हिल रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे एनर्जी का फ्लो हुआ क्या स्टूडेंट्स? मास का तो नहीं हुआ, हमने देख लिया। एनर्जी का फ्लो हुआ, हाँ हुआ स्टूडेंट्स। कैसे? सपोज करो आपने स्टोन को यहां फेंका तो आपने तो एनर्जी यहां दी। ठीक है, और फिर ये लीफ यहां पे मूव कर रहा है, लीफ यहां पे मूव करने लगा, तो इसका मतलब एनर्जी यहां से यहां गई है ना, एनर्जी यहां से यहां गई है। ठीक है, आपने स्टोन यहां फेंका मतलब आपने एनर्जी सप्लाई यहां की, लेकिन बाद में ये लीफ मूव करने लगा, मतलब एनर्जी यहां से यहां फ्लो हुई है, तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ वेव। ऐसे ये जो वाटर वेव होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और स्टूडेंट्स को इसको लेके खास कुछ ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि ये वाटर वेव से आपने बच्चों ने बहुत खेला होता है, तो उनके दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, वो समझना चाहते हैं कई बार इसके बारे में और भी डिटेल में। बट स्टूडेंट्स प्लीज चेक योर क्यूरियोसिटी। अभी हम इस वाटर वेव के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, ना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें उतनी फिजिक्स नहीं आती है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी बस जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप समझे। ठीक है, तो मैंने आपको कई सारे वेव के एग्जाम्पल्स दिए, ये एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या हम लिख सकते हैं कि वेव होता क्या है? यस, अब हम लिख सकते हैं। हालांकि वेव को कई तरह से डिफाइन किया जाता है, बट स्टिल स्टूडेंट्स वी विल define it like this at this stage of our study. Wave is a disturbance. Wave is a disturbance which carries energy from one location to other without flow of mass. तो बेसिकली वेव एक ऐसी चीज है जिसमें एनर्जी का फ्लो होता है विदाउट फ्लो ऑफ मास, जैसा कि हमने कई सारे केसेस में देखा। नाउ वेव्स कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। ठीक है, तो वेव्स बेसिकली यहां पे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और दूसरी होती है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसका बेस्ट एग्जांपल है लाइट। लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि साउंड। ठीक है, ये जो वाटर वेव मैंने आपको बताया वो, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं मैकेनिकल वेव्स के। तो डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इस स्टेज पे हम इनके डिफरेंस में उतना फोकस नहीं कर पाएंगे, आगे हम बहुत डिटेल में देखेंगे, पर फिर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स। जैसे लाइट की बात करते हैं, ठीक है, लाइट की बात करते हैं थोड़ा डिफरेंस समझने के लिए। जैसे स्टूडेंट्स सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, सन से अर्थ तक लाइट आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये रियलाइज करें, दिस इज एग्जांपल ऑफ वेव। सन से अर्थ तक लाइट आती है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेव। व्हाई? क्योंकि आप देखो लाइट एनर्जी का फ्लो हो रहा है, सन से अर्थ तक लाइट एनर्जी का फ्लो हो रहा है, लाइट एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, सो दिस इज अ वेव। ठीक है, लेकिन मास का तो फ्लो हो नहीं रहा है, कोई ऑब्जेक्ट तो उड़ के आ नहीं रहा है सन से अर्थ तक, कोई ऑब्जेक्ट तो उड़ के आ नहीं रहा है। ठीक है, तो मास का फ्लो नहीं हो रहा है, so दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर जैसे साउंड की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सपोज करो कोई आदमी बोल रहा है, ठीक है, और कोई आदमी सुन रहा है, तो साउंड एक आदमी से दूसरे आदमी तक गया, साउंड। ठीक है, तो एनर्जी, साउंड एनर्जी का फ्लो हुआ। ठीक है, वंस अगेन कोई मास का फ्लो नहीं हुआ है, सो दिस इज अन एग्जांपल ऑफ वेव। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखो क्या होता है सन और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में क्या है, क्या है सन और अर्थ के बीच में? वैक्यूम। मतलब सन और अर्थ के बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके बीच में, ठीक है। लेकिन दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो उनके बीच में जनरली क्या होती है स्टूडेंट्स? एयर होती है, एयर होती है, एयर, एयर, ठीक है। साउंड यहां से यहां ट्रेवल होके जाती है एयर से, एयर से, ठीक है। अगर एयर नहीं हो, अगर उनके बीच में वैक्यूम हो स्टूडेंट्स, अगर उनके बीच में वैक्यूम कर दो आप, तो ये आदमी बोलेगा लेकिन वो साउंड एनर्जी यहां तक पहुंच नहीं पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाती है। समझ में आ रही है आपको बात? अगर बीच में वैक्यूम मतलब हवा को हटा दे, ठीक है, आप सबको कुछ स्पेस में चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, ये आदमी कुछ भी बोलता रहेगा, इसको कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि बीच में वैक्यूम होगा, वैक्यूम, वैक्यूम, ठीक है। तो साउंड जो है वो फ्लो नहीं कर पाती है व्हेन देयर इज वैक्यूम, व्हेन देयर इज वैक्यूम। क्यों ऐसा है क्या तो आपको पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो इस चैप्टर में आगे आपको बता पाऊंगा, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों केस में आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि वैक्यूम होने पे भी लाइट का फ्लो हो सकता है, लाइट एनर्जी का फ्लो हो सकता है, लेकिन साउंड एनर्जी का फ्लो वैक्यूम में नहीं हो सकता, वैक्यूम में नहीं हो सकता। उसके लिए यहां पे कुछ होना चाहिए, एयर होना चाहिए, एयर होना चाहिए, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में और मैकेनिकल वेव्स में। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट रहे, लेकिन आप पेशेंस रखें क्योंकि आगे ही हम इसको और डिटेल में समझ पाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसी वेव्स होती हैं जो फ्लो कर सकती है इवन इन वैक्यूम। मैकेनिकल वेव्स वैसी वेव्स होती हैं जो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, उनको बीच में कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। वो जो बीच में होता है उसको मीडियम बोलते हैं, मीडियम। तो स्टूडेंट्स हम लिख भी सकते हैं, हालांकि हम दोबारा भी इस चीज को पढ़ेंगे। So, electromagnetic waves are waves that can travel even through vacuum. Mechanical waves cannot flow through vacuum. They need a medium. जैसे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे यहां पे याद आ रहा है स्टूडेंट्स, कि को सन से लाइट तो फ्लो करके आ जाती है अर्थ तक, क्योंकि लाइट वैक्यूम से भी क्रॉस कर सकती है, और लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैं आपको बताऊं, सन पे बहुत सारी आवाजें भी प्रोड्यूस होती हैं, सन पे बहुत सारी आवाजें भी प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। आपको सुन के अजीब लगेगा, क्योंकि आपको अजीब क्यों लगेगा? क्योंकि सन पे आवाजें प्रोड्यूस होती है लेकिन वो आपको अर्थ पे सुनाई नहीं देती है, अर्थ पे सुनाई नहीं देती है, अर्थ पे सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं सुनाई देती है? क्योंकि बीच में वैक्यूम है, तो वो साउंड अर्थ तक नहीं आ सकती, वो साउंड अर्थ तक नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि साउंड एनर्जी जो है वो वैक्यूम से फ्लो नहीं करती है, राइट स्टूडेंट्स। तो क्यों नहीं करती है वो हम देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली समझ में आएगा, बट लेटर ऑन। ओके स्टूडेंट्स, सो वेव्स जो है वो दो टाइप के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स। फिर जो मैकेनिकल वेव्स है स्टूडेंट्स, दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। जैसे साउंड जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा वेव्स पार्ट 1 है उसमें हम ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारा वेव्स पार्ट 1 में, और वेव्स पार्ट 2 में हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, या कह लो कि साउंड के बारे में खासकर ज्यादा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम यहां पे नहीं पढ़ते हैं, वो जनरली हम 12th क्लास में एक चैप्टर होता है वहां पर पढ़ते हैं, वहां पे पढ़ते हैं, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। तो एक्चुअली क्या होता है कि ट्रांसवर्स वेव समझना सबसे आसान होता है, इसलिए सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल उससे डिफिकल्ट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे डिफिकल्ट होता है। तो दैट्स व्हाई दिस सीक्वेंस इज देयर इन योर सिलेबस और एनी अदर सिलेबस, ठीक है। ओके, तो टाइम टू मूव अहेड। ओके, तो इसके पहले कि मैं ट्रांसवर्स वेव पढ़ाना शुरू करूं, मैं आपको कुछ और चीजें, खासकर मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें कुछ बताऊंगा जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इनफैक्ट ये जो चैप्टर है थोड़ा सा मैथमेटिकल है, ओके, सो लेट्स सी दोज मैथमेटिकल थिंग्स। सो प्लॉटिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे मान लो एक सर्किल है स्टूडेंट्स, तो सर्किल की इक्वेशन किस टाइप की होती है आपको पता ही है। सपोज करो इसकी इक्वेशन ऐसी हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये एक सर्किल की इक्वेशन है, तो ये सर्किल है, ठीक है। ये एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन है
जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, सेंटर जो ओरिजिन पे। आपको इतना मैथ्स आता होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं और मैं लिख रहा हूं x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब ये जो इक्वेशन है इसको कैसे प्लॉट करेंगे आप? ये इक्वेशन 1 थी, उसका प्लॉट ये था। अब ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। इसमें x जो था उसके जब मैंने x माइनस 4 लिख दिया, x में 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये इक्वेशन कैसे प्लॉट होती है स्टूडेंट्स? आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ कर्व का फंडा यूज होता है। पता नहीं मैथ्स में आपने किसी और नाम से पढ़ा होगा, हो सकता है, बट मैं उसको शिफ्टिंग ऑफ कर्व बोलता हूँ। इसमें ये जो सर्किल है वो शिफ्ट हो जाएगा। इसका कर्व बनाने के लिए इस सर्किल को हम शिफ्ट कर देंगे। देखो कैसे, कुछ इस तरीके से, बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4। ठीक है, पहले ये सर्किल ऐसा था कि उसका सेंटर यहाँ 0 पे था, ओरिजिन पे था। अब इस पूरे फिगर को मैंने बाय डिस्टेंस ऑफ 4 इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो फंडा ये होता है कि x में अगर 4 माइनस किया गया है तो जो हमारा ग्राफ है वो x के अलॉन्ग शिफ्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, अगर ऐसा होता, इक्वेशन मैंने ऐसी लिखी होती है x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो इसका अगर आप प्लॉट करने के लिए करूंगा मैं इसको 4 से शिफ्ट करूंगा टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दें, अगर माइनस किया गया नंबर तो पॉजिटिव साइड में कर्व शिफ्ट होता है, और अगर प्लस किया गया नंबर तो निगेटिव साइड में शिफ्ट होता है, उल्टा। उसी तरह से आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कि अगर मैं ऐसा लिखूं y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 2, अब मैंने y में 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो अब कैसा कर्व बनेगा स्टूडेंट्स? आप समझ सकते हैं। अब मैं बनाऊंगा नहीं, आप समझ रहे होंगे कि y एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट करेंगे इसको कितने, ऊपर की तरफ 4 से। ठीक है, उसी तरह से अगर इक्वेशन में ये लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ये जो कर्व है ये शिफ्ट होगा नीचे की तरफ 4 से, निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, समझ गए आप स्टूडेंट्स? एक लास्ट और देख लेते हैं, बहुत हो गया है। मान लो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2, ऐसा कर्व है। तो यहां पे हमने x में कुछ सब्ट्रैक्ट किया और y में कुछ ऐड किया है। तो अब कैसा कर्व बनेगा? ये मेरा ओरिजिनल कर्व है, तो x में 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है, माइनस किया गया है, तो इसको 1 से इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 से इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और y में प्लस 2 है, तो निगेटिव साइड में 2 से शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली मेरा ये जो ओरिजिन होगा दैट विल बी, x में मैंने 1 से शिफ्ट किया है एंड y में नीचे 2 से, इस तरह से कर्व बनेगा। तो दिस शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स जो कि आगे हमें यूज आने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सा रिकॉल कराया मैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, यहां पर एक इक्वेशन दी हुई है, आप देखो y इक्वल्स टू 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, टी इज रिप्रेजेंटिंग टाइम, जैसा कि जनरली फिजिक्स में होता है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको प्लॉट करना है, मैथ्स की नॉलेज यूज करके इसको प्लॉट करना है। तो ये y वर्सेस t ग्राफ। ठीक है, तो इधर टाइम पॉजिटिव है स्टूडेंट्स और इधर टाइम निगेटिव है। ठीक है, अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे? अच्छा, एक चीज और स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये प्लॉट करना तो मैं आपको बता ही दूंगा, इट्स सिंपल, बट उससे पहले एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। कैन टाइम बी निगेटिव? क्या टाइम निगेटिव हो सकता है? सोचें आप, बताएं स्टूडेंट्स। तो आपका आंसर शायद होगा नो, शायद आपका आंसर हो नो। अगर आपका आंसर नो है तो ये गलत है। टाइम कैन बी निगेटिव, आंसर इज यस, टाइम कैन बी निगेटिव। जनरली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि टाइम निगेटिव नहीं होता है या निगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम निगेटिव हो सकता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एडी एंड बीसी, ये तो आपको पता होगा ना। जैसे जीसस क्राइस्ट, तो जीसस क्राइस्ट वो तो सब हम लोग जानते हैं, क्रिश्चियंस लोग के भगवान है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जीसस क्राइस्ट जब उनका जन्म हुआ था तो उस टाइम को t इक्वल 0 लिया जाता है, ठीक है, उसके बाद जब 1 साल हो गए तो उसको बोलते हैं 1 AD, ठीक है। उसके बाद अगर 10 साल हो गए तो उसको बोलते हैं 10 AD, ठीक है। उसके बाद अगर 100 साल हो गए तो उसको बोलते हैं 100 AD, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2016। जब मैंने वीडियो बनाया तो 2016 चल रहा है।
2016 AD चल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, 2016 AD चल रहा है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था तो वो t = 0 है, उसके पास से 2016 ईयर्स पास हो चुके हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं 2016 AD, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ उसके पहले वाले जो टाइम होते हैं, उसके पहले अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसका टाइम कैसे बताते हैं? जैसे स्टूडेंट्स महान राजा अशोका द ग्रेट का नाम आपने सुना होगा, अशोका द ग्रेट, तो उनका जन्म जो है जीसस क्राइस्ट के पहले हुआ था, तो हम बोलते हैं, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, बट समथिंग लाइक मे बी 300 BC, 300 BC में उनका जन्म हुआ था। एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये, वो इनफैक्ट हम हिस्ट्री पढ़ भी नहीं रहे, तो आई डोंट नीड टू टेल यू एग्जैक्ट नंबर्स। सो एनीवेज, तो 300 BC का मतलब होता है कि वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 300 साल पहले, जैसे गौतम बुद्धा, तो ये था अशोका गौतम बुद्धा का नाम भी आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का जन्म और भी पहले हुआ था स्टूडेंट्स, सो दैट वाज समथिंग लाइक 500 BC, तो ठीक है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 500 ईयर्स बिफोर। तो स्टूडेंट्स ये BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, तो ये निगेटिव टाइम ही है। जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ तो उस टाइम आप सपोज कर लो कि हमने t = 0 एज्यूम किया, उसके बाद हम AD यूज करते हैं, मतलब वो पॉजिटिव टाइम है, बेसिकली पॉजिटिव टाइम। उसके पहले जो इवेंट्स हुए उनके जो टाइम है उनमें हम BC लिखते हैं, वो बेसिकली हमारा निगेटिव टाइम है स्टूडेंट्स, निगेटिव टाइम मतलब t = 0 के पहले, t = 0 के पहले। तो स्टूडेंट्स टाइम निगेटिव हो सकता है, जैसे कि अभी का टाइम अगर मैं t = 0 बोल दूं, अभी राइट नाउ जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसका टाइम अगर मैं t = 0 बोल दूं, ठीक है, तो अभी से 10 मिनट बाद का टाइम क्या होगा? +10 मिनट्स, ठीक है। लेकिन अभी का जो टाइम है वो तो t = 0 है, ठीक है, उसके पहले जो टाइम था, मतलब आपने कब वीडियो देखना शुरू किया, वो तो अभी के पहले किया, हो सकता है आधे घंटे पहले किया, तो उस टाइम को हम बोलेंगे t = -30 मिनट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, -30 मिनट्स। अगर कोई इवेंट उसके 1 घंटे पहले हुआ, t = 0 के 1 घंटे पहले हुआ, तो उसको बोलेंगे t = -1 आवर। तो बेसिकली निगेटिव टाइम का मतलब है t = 0 के पहले वाला टाइम। तो बहुत सिंपल सी बात है, टाइम निगेटिव हो सकता है। चलो अब देखते हैं कैसे इस ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। देखो इस ग्राफ को प्लॉट करने की जरूरत आपको कई बार इस चैप्टर के क्वेश्चन में पढ़ सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसको प्लॉट करने के लिए आप सबसे पहले t0 पुट कर दो। t0 पुट करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो ध्यान दो, बहुत सिंपल है, t0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो t0 पे y 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, y 1, ठीक है। अब देखो t को 0 से बढ़ाओ, 0 से आगे ले जाओ, तो जैसे जैसे आप जिसको 0 से आगे ले जाओगे, t को बढ़ाओगे, आप देख सकते हो कि ये पूरी क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, मतलब y छोटा हो जाएगा, तो मतलब ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप t को बढ़ाओगे वैसे वैसे y कम होगा, कम होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि t को जब आप इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी, तो 1/∞, t को आप इन्फिनिटी रखोगे तो y जो है वो 0 हो जाएगा, t को इन्फिनिटी रखोगे तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा और ये धीरे धीरे 0 की तरफ टेंड करेगा, ऐसे 0 की तरफ टेंड होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब t को निगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं, निगेटिव। तो t को मैं निगेटिव रखूं तो क्या होगा? यहाँ पे t निगेटिव रखूं तो क्या होगा, सोच के बताएं आप प्लीज। ध्यान दें, t के ऊपर स्क्वायर है, तो ये t +1 हो या -1 हो, y की तो वही वैल्यू आनी है। t +2 हो या -2 हो, y की वही वैल्यू आनी है, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है वो, ठीक है। तो पॉजिटिव t के लिए जैसा ग्राफ आया है, निगेटिव t के लिए भी वैसा ही ग्राफ आएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल। मैथ्स में इस टाइप के केसेस आपने देखे होंगे। तो ये ग्राफ हो गया हमारा इस इक्वेशन का। हो सकता है यहां पर थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो कि t =∞ पे क्या हो रहा है, मतलब जैसे जैसे t बढ़ा रहे हैं y कम हो रहा है, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ आपने एक और देखा है स्टूडेंट्स मैथ्स में, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं। बहुत सिंपल चीजें, बट मुझे पता नहीं आप मैथ्स कितनी स्ट्रांग या वीक है, कितना आपको याद है, इसलिए तो मैं थोड़ा केयरफुली आगे जा रहा हूं। e⁻⁻x, ठीक है, e⁻⁻x ऐसा ग्राफ कैसे बनता है स्टूडेंट्स? y e⁻⁻x, उसे ग्राफ ऐसा होता है ना। उसे ग्राफ में भी क्या होता है कि जब x इन्फिनिटी होता है तो y 0 होता है।
मतलब ये होता है कि y की वैल्यू कम होती रहती है, कम होती रहती है, कम होती रहती है, लेकिन जीरो कब होती है? जब x इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी पे जाके। वैसे y की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है, कम हो रही है, इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगी, ठीक है। तो हम अपने फर्दर डिस्कशन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे स्टूडेंट्स, कि कभी इस टाइप का ग्राफ अगर हमें काम में पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे। कैसे अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए आप इसको थोड़ा सा ऐसे मान लेंगे कि यहीं पर जीरो हो गया है, ठीक है, यहीं पे जीरो हो गया है, और इसको रब कर देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। हम मान लेंगे कि कम होते होते यहीं इन्फिनिटी से बहुत पहले ही जीरो हो गया है, इससे हमें डिस्कशन करने में बहुत हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स। सो दिस इज द अप्रॉक्स ग्राफ, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्टिंग का फंडा लगा के ये बताइए कि ये इक्वेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, y इक्वल्स टू 1/t-2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, t में 2 माइनस कर दिया। तो अब इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप समझ रहे हैं t में मैंने 2 माइनस किया है, तो t के लॉन्ग ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, और माइनस किया है मतलब पॉजिटिव साइड में शिफ्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया, कुछ ऐसा बनेगा, और दिस पॉइंट विल बी t इक्वल्स टू 2। ये t इक्वल 0 था, तो ग्राफ का पीक t इक्वल 0 पे था, वो 2 से शिफ्ट हो गया, पूरा ग्राफ 2 से शिफ्ट हो गया। समझ में आई आपको बात? उसी तरीके से अगर मैं इसे -3 कर दूं, तो ये और इधर शिफ्ट हो जाएगा, आपको समझ में आ रही बात, ठीक है। बट अगर मैं इसमें t प्लस 2 कर दूंगा स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आएगा कि किधर शिफ्ट होगा, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस विल बी t इक्वल्स टू -2, राइट। तो चलें, ये सिंपल सी 3 इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस आप इन तीनों को प्लॉट करें। अगर आपको सब कुछ बहुत सिंपल लग रहा है एंड यू नो, यू कैन जस्ट स्किप, ठीक है। तो करें आप प्लॉट। तो ये मैंने y और t एक्सिस बना लिए, ठीक है, क्योंकि y और t के पीछे ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले t को 0 पुट करके देखें आप, तो y कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10 डिवाइड बाई 0 प्लस 4, सो दैट विल बी 5/2, 2.5। तो t 0 है तो y की वैल्यू है 2.5, ठीक है। उसके बाद जब आप t को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, t को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली y कम होगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, समथिंग लाइक दिस। अभी -t के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, t को आप माइनस में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि t पे स्क्वायर है, तो आप प्लस रखो t की वैल्यू या माइनस, फर्क नहीं पड़ता। तो यहां भी वैसा ही ग्राफ आएगा जैसे हमने देखा था, सिंपल, ठीक है। हम इसको अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं। चलो अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। इसकी इक्वेशन आप ध्यान से देखें, जो ये इक्वेशन है उसमें t में 1 माइनस किया गया, 1 माइनस किया गया। तो इसमें क्या होगा, इस ग्राफ को इधर 1 से शिफ्ट कर देंगे, इसको 1 से इधर शिफ्ट कर देंगे, बना देता हूं। सो देखिए ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है, और मैं इसको लिटरली इधर की तरफ 1 से शिफ्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। सो दिस मस्ट बी माई t इक्वल्स टू 1, राइट। नाउ द थर्ड वन आपको थोड़ा सा अलग सा लग सकता है, बट ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। देखो अगर यहाँ पे होता y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, या t में 1 माइनस नहीं किया होता है, सीधे होता y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, तब तो आप इसको प्लॉट कर लेते ना स्टूडेंट्स। कैसे प्लॉट करते, ठीक है, ये मेरा y एक्सिस और ये t, तो साइन का ग्राफ तो आपको आता ही है मैथ से, ऐसे ऐसे कुछ प्लॉट हो जाता है ये, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और निगेटिव साइड में कुछ ऐसे, ठीक, इस टाइप से। अब लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि t में 1 सब्ट्रैक्ट किया गया, तो क्या करना है, वही फंडा शिफ्टिंग का, कि इसको ग्राफ को 1 से इधर शिफ्ट करेंगे, ग्राफ को इधर से 1 से शिफ्ट करेंगे। तो लेट मी डू दैट, तो आई विल शिफ्ट देम बाय 1, ठीक है। तो 1 से मैंने इस ग्राफ को इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, समझ में आ रही बात आपको? तो ये जो, ठीक है, 1 से शिफ्ट कर दिया, दैट्स इट। तो यू अंडरस्टूड कि कैसे ग्राफ की शिफ्टिंग को हैंडल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग, मीनिंग ऑफ yt एंड yx ग्राफ। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसमें ग्राफ्स का काफी रोल होता है, इसलिए मैं ग्राफ पे थोड़ा फोकस कर रहा हूं। तो ये yt ग्राफ और yx ग्राफ बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन इसमें आप कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बार आप पढ़ेंगे नहीं कि yt है yx है, अपना कुछ दिमाग लगा देंगे, बिना पढ़े गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो देखो सिचुएशन ये है कि ये मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो स्पेस में मैंने ये ओरिजिन लिया, ये x एक्सिस लिया, y एक्सिस लिया, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। इस लाइन के लॉन्ग अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज करो इस लाइन के लॉन्ग ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है।
तो ये जो वाई एक्स ग्राफ मैंने बनाया, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? देखो, जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस लाइन के लॉन्ग, तो जब वो यहां पे है तो उसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट है और कुछ वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। जब वो यहां चला आएगा तो उसका कुछ नया एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ नया वाई कोऑर्डिनेट होगा। जब वो यहां आ जाएगा तो उसका कुछ अलग एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ नया वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करें कि हमने स्पेस में, ठीक है, या जहां पर भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, सपोज करो किसी रूम में हो रहा है, तो रूम में कहीं पर हमने ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये एक वाई एक्सिस ले लिया, और इस पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस पाथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। अलग अलग पॉइंट पे उसके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे। यहां पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा, वाई कोऑर्डिनेट अलग होगा, यहां पे अलग होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक्स वाई ग्राफ का मतलब होता है। दिस इज आवर एक्स वाई ग्राफ, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है? पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहा है, मतलब ये बेसिकली ग्राफ का में देखा जाए तो ये एक्चुअली पाथ है जिसपे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसी पे वो मूव कर रहा है। दैट इज व्हाट इट इज। दिस मोर देन ग्राफ, इट एक्चुअली पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग। हो सकता है ये कोई इंसेक्ट का पाथ है जो इस लाइन पे चल रहा है, ठीक है। तो जब वो इस पे चल रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट्स आप सपोज करो कि मैं आपको दूसरा ग्राफ एक बना के देता हूं, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि फिर से मूव कर रहा है, कहीं पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो मूव कर रहा है। अब मैं उसका वाई टी ग्राफ ऐसा बना रहा हूं, वाई टी ग्राफ, ठीक है। सपोज करो उसका जो वाई टी ग्राफ है दैट कम्स समथिंग लाइक दिस, उसका वाई टी ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। इस ग्राफ का क्या मतलब है? क्या अब हम ये बोल सकते हैं कि ये पाथ है? क्या अब हम ये बोल सकते हैं ये पाथ है ऑब्जेक्ट का जिस पे वो मूव कर रहा है, वो ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है? नहीं, अब ये पाथ नहीं है। देखो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है आप ध्यान देंगे। देखो इसका मतलब ये कि फिर से ऑब्जेक्ट कहीं तो मूव कर ही रहा होगा, कहीं पे तो मूव कर ही रहेगा, वहां पर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लो, वहां पर आप कुछ एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लो, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ क्या बोल रहा है, ये टाइम है, टी इज टाइम बेसिकली, टी इन दिस चैप्टर विल ऑलवेज मीन टाइम। टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल जीरो पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो टी इक्वल जीरो पे ऑब्जेक्ट होगा कहीं पे, लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। टी इक्वल जीरो पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो हो सकता है ऑब्जेक्ट यहां पे हो, ठीक है। लेट मी यूज ऑरेंज। तो टी इक्वल जीरो ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं हो सकता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग। आप देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वाई कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग, वाई कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे टाइम बढ़ रहा है वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है। फिर कुछ टाइम पे उसका वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम हो गया और फिर वाई कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, मतलब स्टूडेंट्स अब वो नीचे की तरफ आ रहा है। जब वो नीचे आएगा तभी तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, कम। नीचे की तरफ आएगा तभी तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, कम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ है इसने पाथ नहीं बताया, इसने बताया कि टाइम के साथ वाई कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, टाइम के साथ वाई कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का। पाथ तो ये है, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। तो छोटी सी बात है, बस ध्यान रखना है कि वाई एक्स ग्राफ जो होता है वो एक्चुअली पाथ होता है, वाई टी ग्राफ जो है वो पाथ नहीं है, दैट इज नॉट पाथ, दैट सिंपली टेल्स की टाइम चेंज हो रहा है तो वाई कैसे चेंज हो रहा है, पाथ कुछ और होगा, जैसे इस केस में ये है। सो वेरी इंटरेस्टिंगली, वेव इज एन इल्यूजन। वेव एक तरह का इल्यूजन होता है स्टूडेंट्स, वेव में एक इल्यूजन छुपा होता है। देखो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं इल्यूजन के। जैसे स्टूडेंट्स मैरिजेस में या और भी किसी फंक्शंस में बिल्डिंग्स जो होती हैं, बिल्डिंग्स, उनको लाइटिंग से डेकोरेट किया जाता है ना। तो शायद आपने ऐसी लाइटिंग्स देखी होंगी, पता नहीं अब थोड़ी कम यूज होती है तो आपने देखी है कि नहीं, बट पुराने जाने में जब मैं छोटा था तब ऐसी लाइटिंग्स बहुत यूज होती थी। जैसे ना चेन्स होती हैं, चेन्स जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब्स लगे होते हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे रेड रंग के, जनरली छोटे छोटे बॉल्स लगे होते हैं, ऐसे चेन्स होती हैं लंबी लंबी, ऐसे लंबी लंबी बहुत सारी चेन्स होती हैं जिसमें छोटे छोटे रेड बल्ब्स लगे होते हैं। ये बिल्डिंग्स में लटकाए जाते हैं, ठीक है, और रात को ये जलते हैं तो बिल्डिंग्स लुक गुड, दे लुक डेकोरेटेड। ऐसे चेन्स आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स। और उसमें कई बार ऐसा होता है कि सारे बल्ब्स को एक साथ ऑन नहीं किया जाता, सारे बल्ब्स को एक साथ ऑन नहीं किया जाता।
उसमें डिजाइन्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कुछ बल्ब्स को ऑन किया जाएगा और ठीक है, और आपको लगेगा कि जो लाइट है वो नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है, लाइट जो है वो नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है। जैसे मतलब क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, आप समझ जाओगे। जैसे मान लो सिर्फ इन 3 बल्ब्स को ऑन किया गया, ठीक है, फिर सारे बल्ब्स जो नीचे वाले हैं वो ऑफ है, वो ऑफ है। तो रात का टाइम है तो ये ऑफ है, तो ये आपको दिखेंगे ही नहीं दूर से, सिर्फ आपको ये 3 छोटे बल्ब्स दिखेंगे लाइन से, ठीक है। फिर जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद क्या किया जाता है कि सिर्फ इन तीनों को ऑन कर दिया जाता है, सिर्फ इन तीनों को ऑन रखा जाता है, बाकी सबको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो जो ऑफ है वो आपको नहीं दिख रहे हैं। फिर जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद ये जो 3 है इनको ऑन करते हैं, फिर जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद ये 3 जो है उनको ऑन करते हैं, फिर जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद ये जो 3 है उनको ऑन करते हैं, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद ये 3 ऑन करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट इससे क्या इफेक्ट क्रिएट होता है कि शुरू में सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, फिर ये दिखाई दे रहा है, फिर ये दिखाई दे रहा है। तो दूर से देखने पे ये इफेक्ट क्रिएट होता है कि लाइट है, इतनी दूरी पे लाइट है जो कि नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है, जो नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है, ऐसा इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। आपने शायद देखा होगा स्टूडेंट्स, हालांकि नीचे कुछ भी ट्रैवल नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ लग रहा है कि नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है लाइट, बट नीचे कुछ भी ट्रैवल नहीं कर रहा है। वो बल्ब्स को ऐसे स्विच ऑन स्विच ऑफ किया जा रहा है कि इट गिव्स यू एन इल्यूजन दैट दिस लाइट इज ट्रैवलिंग डाउनवर्ड्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये एक मैंने आपको डे टू डे लाइफ का सिंपल सा एग्जांपल दिया जिसमें कुछ भी ट्रैवल नहीं कर रहा है, कुछ भी ट्रैवल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये लाइट नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है। कुछ भी ट्रैवल नहीं कर रहा है तब भी आपको लगता है कि कुछ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो वेव में कुछ इसी टाइप का इल्यूजन छुपा हुआ होता है जिससे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है वेव को पढ़ते टाइम। जैसे स्टूडेंट्स वाटर वेव की बात करते हैं, हम थोड़ा सा कर भी चुके हैं, इसमें भी वो इल्यूजन होता है। जब आप यहां पे स्टोन गिराते हो तो ऐसे रिपल्स बनते हैं और ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि रिपल्स जो है ये पानी को लेके ऐसे बाहर जा रहे हैं, ऐसा ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि पानी ऐसे जो है बाहर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ऐसा लगता है ना, ठीक है। ऐसा लगता है कि पानी जो है बाहर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में पानी ट्रैवल नहीं कर रहा है, एक्चुअली में पानी ट्रैवल नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पानी बाहर की तरफ ट्रैवल कर रहा होता तो यहां पे खाली जगह बन जाती, खाली जगह बन जाती, वैक्यूम क्रिएट हो जाता, जबकि ऐसा डेफिनेटली नहीं होता है। आपको पता है ऐसा कभी भी होता हो, हमने देखा है कि पानी यहां से चला गया और यहां कुछ भी नहीं है, खाली हो गया, ऐसा थोड़ी देखा है कभी। तो इसका मतलब है वाटर जो है वो बाहर की तरफ फ्लो नहीं कर रहा है, वाटर नॉट फ्लोइंग आउटवर्ड, ठीक है। सिर्फ ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि वाटर बाहर की तरफ फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। मैंने आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया था कि आप कुछ लाइट सी चीज जैसे एक लीफ किसी पेड़ से निकाल के यहां पे रख दो, तो अगर वाटर बाहर फ्लो कर रहा होता तो ये लीफ भी बाहर की तरफ चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप रख के देखना, ऐसा नहीं होगा, लीफ बाहर की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ये लीफ जो है ऊपर नीचे मूव करता हुआ दिखाई देगा, आपको ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देगा, जिससे ये प्रूव होता है कि वाटर यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, वाटर जो है ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, वाटर ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन, वाटर जो है ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, जबकि लग रहा है कि बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहां पर भी एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। कैसे ये इल्यूजन क्रिएट हो रहा है अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ देर बाद आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये एक वेव का एग्जांपल है, इसमें एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि वाटर बाहर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, बट ऐसा नहीं हो रहा है, वाटर जो है ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो 1D वेव ऑन स्ट्रिंग। सो स्टूडेंट्स ये एक टाइप का ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप की वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो हम ट्रांसवर्स को पहले पढ़ेंगे, तो अब उसको पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, अब उसको पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। काफी मैथ्स वगैरह हमने देख लिए स्टूडेंट्स। तो ये 1D वेव ऑन स्ट्रिंग क्या होता है, देखो सपोज करो स्टूडेंट्स एक रोप है, लंबी रोप है काफी, और वो दूसरे एंड पे वॉल से अटैच्ड है, दूसरे एंड पे वॉल से अटैच्ड है। एक एंड इसका एक आदमी ने पकड़ रखा है और वो ये वाला एंड पकड़ रखा है, वो उसको जर्क देता है, एक जर्क देता है, जर्क, ठीक है, एक कस के एक जर्क देता है रोप के इस एंड को। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या होता है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि एक इस तरह का शेप क्रिएट हो जाता है रोप के ऊपर, रोप के ऊपर इस तरह का एक शेप क्रिएट हो जाता है, और ये जो शेप है वो आगे की तरफ मूव करने लगता है। जस्ट थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो ये रोप कुछ ऐसी दिखेगी आपको, ये जो शेप है वो आगे की तरफ चला गया होगा, और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये जो शेप है और भी आगे चला गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो शेप है इसको बोलते हैं पल्स,
ये जो शेप है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पल्स, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली आवर वेव ऑन स्ट्रिंग। वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग पे है। और 1D वेव क्यों बोल रहे हैं, वन डायमेंशनल वेव है ये, वन डायमेंशनल वेव है क्योंकि ये जो वेव है वो रोप पे चल रही है और रोप वन डायमेंशनल है, रोप वन डायमेंशनल। जैसे साउंड जब होती है, साउंड, ठीक है, सपोज करो आप बोल रहे हो या कोई लाउड स्पीकर से आवाज निकल रही है, ठीक है, तो वो तीनों डायमेंशन में जाती है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हर जगह फैलेगी, राइट। इन जनरल अगर हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हर डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो साउंड जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3D वेव, 3D वेव, ठीक है। इसलिए साउंड को पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है क्योंकि इसमें 3D इन्वॉल्व होता है थोड़ा सा, बट दिस इज अ वन डायमेंशनल वेव। यहां पे एक छोटा टर्म और हम देख सकते हैं, अगर ये आदमी बार बार जर्क दे रोप को, तो यहां पे क्या होगा कि कई सारी पल्सेस बन जाएंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर 3 बार आदमी ने जर्क दिया, पहली बार दिया तो ये पल्स बना, दूसरी बार दिया तो ये पल्स बना, तीसरी बार दिया तो ये पल्स बना। तो अब यहां पे इनको बोलते हैं ट्रेन ऑफ पल्सेस, ट्रेन ऑफ पल्सेस, राइट। तो अब स्टूडेंट्स ये जो वेव है, अब इसके अंदर बहुत सारी फिजिक्स छुपी हुई है जो समझना हमारा यहां पर एम है, तो उसी को चलो हम समझना अब शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो एक सिचुएशन यहां पे इमेजिन करते हैं स्ट्रिंग वेव को समझने के लिए, ठीक है। सपोज करो यहां पे एक टेबल है, ये एक टेबल का सरफेस है, ऐसे एक टेबल का सरफेस है, ठीक है। अलोंग द टेबल मैंने एक्स एक्सिस ले लिया है अपना, राइट, और परपेंडिकुलर द टेबल मैंने ऊपर हवा में वाई एक्सिस ले लिया है, ओके। आज सपोज करो कि ये तो ओरिजिन है ही, ओरिजिन है ये, और इस टेबल पे बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स रखे हुए हैं, बहुत ही छोटे छोटे बॉल्स रखे हुए हैं, एकदम बगल बगल में बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स रखे हुए हैं। जैसे यहां पे एक छोटा सा बॉल रखा हुआ है, फिर इसके बगल में एक छोटा सा बॉल रखा हुआ है, थोड़ा दूर बना रहा हूं लेकिन वो बहुत पास पास है, मुझे दूर इससे बनाना पड़ा, नहीं तो गंदा हो जाएगा डायग्राम बहुत। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स रखे हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बॉल्स रखे हुए थ्रू आउट दी एक्स एक्सिस पूरे टेबल पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो बॉल्स हैं ये रेस्ट पे नहीं रहते हैं, ये जो बॉल्स है वो रेस्ट पे नहीं रहते, ये मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये सबसे पहले ये बॉल मूव करता है, ठीक है। तो ये जो बॉल है ये बहुत ज्यादा पास बना दिया मैंने, दिक्कत हो गया मुझे थोड़ी। ये जो बॉल है वो ऊपर जाता है और फिर यू टर्न लेके नीचे आता है, फिर यू टर्न लेके नीचे आता है। पहले ये बॉल ऊपर जाता है फिर यू टर्न लेके नीचे आता है, ठीक। ये जो दूसरा बॉल है ये भी ऐसे ही मूव करता है, ये ऊपर जाता है और फिर उतना ही ऊपर जाता है और फिर यू टर्न लेके नीचे आता है। वैसे ये बॉल उतना ही ऊपर जाता है फिर यू टर्न लेके नीचे आता है उतने ही टाइम में, ठीक है। तो इस तरीके से सारे बॉल एक ही टाइप का मोशन कर रहे हैं, सबके सब ऊपर जाते हैं सेम हाइट तक और फिर नीचे आते हैं, ठीक। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये वाला स्टार्ट करता है जो ओरिजिन पे, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद सेकंड वाला स्टार्ट करता है, उसके थोड़ी देर बाद थर्ड वाला स्टार्ट करता है, उसके थोड़ी देर बाद फोर्थ वाला स्टार्ट करता है, एंड सो ऑन। आप समझ लो, सबके सब एक साथ ऊपर जाएं और एक साथ नीचे जाएं ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले ये स्टार्ट करेगा, फिर थोड़ी देर बाद ये, जस्ट थोड़ी देर बाद ये, जस्ट थोड़ी देर बाद ये, एंड सो ऑन। तो हम लिख सकते हैं ऑल द बॉल्स डू आइडेंटिकल मोशन, all the balls do identical motion but shifted in time, ठीक है। अब देखो ये जो इनका इस टाइप का मोशन है उससे एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना होगा जो हमें समझने की जरूरत है। तो वापस से मैं एक्स और वाई एक्सिस बना लेता हूं वैसा, और सपोज करो स्टूडेंट्स कि यहां वाला जो पार्टिकल है वो अभी मूव करते हुए टॉप पे पहुंच गया है, ठीक है। वो मूव करते करते अभी टॉप पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। ये वाला पार्टिकल अभी टॉप पे है। तो आप ये बताओ कि इसके जस्ट बाद वाला जो पार्टिकल है वो कहां पर होगा स्टूडेंट्स। ये अगर टॉप पे है तो इसने थोड़ी देर बाद चालू किया होगा, तो ये थोड़ा सा नीचे होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके और बाद वाला देखेंगे तो ये और भी थोड़ा सा नीचे होगा, इसके बाद वाला देखेंगे तो ये और भी थोड़ा सा नीचे होगा, इसके बाद वाला देखेंगे तो ये और भी नीचे होगा, शायद इसने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया होगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद वाला देखेंगे तो उन्होंने भी शायद स्टार्ट नहीं किया होगा, समझ रहे हो। अब इसके पहले वाले पार्टिकल्स देखते हैं। ये अभी अपने टॉप पे, तो इसके पहले वाला कहां पे होगा, इससे जस्ट पहले वाला जो पार्टिकल होगा वो कहां पे होगा, वो और पहले स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो कि ये ऊपर जाके नीचे आ रहा होगा अभी,
ये ऊपर जा चुका है, अब नीचे आ रहा होगा तो शायद यहाँ पे होगा, ठीक है, ऊपर जाके ये नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि इसने और पहले स्टार्ट किया था। इससे थोड़ा और पहले वाला पार्टिकल देखेंगे तो ये और पहले स्टार्ट किया था, तो ये भी और नीचे आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इससे और पहले वाला पार्टिकल देखेंगे तो ये और नीचे आ गया होगा, इससे और पहले वाला पार्टिकल देखेंगे तो वो सब आके रुक गए होंगे, अब ये वो सब आके रुक गए होंगे, राइट। तो इस टाइप का कुछ सीन होगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो ये बॉल्स मूव कर रहे हैं, तो आप अगर दूर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको स्टूडेंट्स आपको ऐसा एक शेप दिखाई देगा। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आपको एक ऐसा शेप दिखाई देगा रोप पे, जो कि इन पार्टिकल्स के लोकेशन से बनेगा, तो ऐसा एक शेप दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब जस्ट थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे इस रोप को, जस्ट थोड़ी देर बाद, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद, हाफ अ सेकंड और क्वार्टर अ सेकंड बाद अगर आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो क्या होगा, सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उनकी लोकेशन जो है स्टूडेंट्स वो चेंज हो गई होगी, राइट। तो जैसे ये वाला जो पार्टिकल है ये कहां पे होगा, जस्ट थोड़ी देर बाद ये टॉप पे था, अब ये थोड़ा नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, डायग्राम थोड़ा गंदा हो जाएगा इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे, वो थोड़ा नीचे आ गया होगा, ठीक। ये जो पार्टिकल्स है ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ध्यान करो, इसने लेट स्टार्ट किया, ये ऊपर जा रहा था, ये शायद टॉप तक पहुंच गया होगा, ये जो है ये थोड़ा और ऊपर पहुंच गया होगा, ये थोड़ा और ऊपर पहुंच गया होगा, ये जो है वो स्टार्ट कर दिया होगा इसने मोशन और थोड़ा ऊपर पहुंच गया होगा, लेकिन नीचे वाले अभी भी ये सब नीचे ही होंगे, राइट। व्हाट अबाउट दिस पार्टिकल, ये नीचे आ रहा था स्टूडेंट्स, थोड़ा टाइम बीत गया है और नीचे आ जाएगा ये, राइट। ये और नीचे आ जाएगा, थोड़ा टाइम बीत चुका है, ये शायद बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ लोकेशंस होगी इन पार्टिकल्स की थोड़ी देर बाद, जस्ट थोड़ी देर बाद। तो अब आपको कैसा शेप दिखाई देगा स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे। अब आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा मुझे, ऐसा कुछ शेप दिखाई देगा जो इन पार्टिकल्स की लोकेशन से बन रहा है, ऐसा एक शेप दिखाई देगा जो इन पार्टिकल से लोकेशन से बन रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो रहा है। एक और केस देख लेते हैं। अब जस्ट थोड़े और देर बाद क्या होगा, अब यहां पे बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। ये जो है टॉप पे है, ये नीचे आ गया होगा, तो लेट मी यूज डिफरेंट कलर, वो नीचे आ गया होगा। ये जो है ये टॉप पे चला गया होगा, ये थोड़ा और ऊपर चला गया होगा, ये थोड़ा और ऊपर चला गया होगा, ये थोड़ा और ऊपर चला गया होगा, ये जो है ये थोड़ा नीचे आ गया होगा, ये जो है वो थोड़ा नीचे आ गया होगा, ये थोड़ा नीचे आ गया होगा, राइट। ये थोड़ा ऊपर, ये वाला भी चालू नहीं होगा। तो अब ये जो येलो में आपको दिख रहा है, ये पार्टिकल्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो वैसा एक शेप आपको रो पे दिखाई देगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वैसे हम चाहें तो वी कैन कीप ड्रॉइंग शेप्स विच वी विल सी टाइम आफ्टर टाइम, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इज गोइंग ऑन हियर, कि अगर आप इसको दूर से देखोगे तो आप देखो आपको एक शेप जो है वो राइट की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, आपको एक शेप राइट की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ये शेप जो पहले मैंने ऑरेंज में बनाया है, फिर ब्लू में और फिर येलो में, ये तो एक ही शेप है जो आपको आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अ शेप appears to move ahead, appears to move ahead। सो इस तरह का शेप आपको आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा स्टूडेंट्स यहां पे। लेकिन स्टूडेंट्स आप सोच के देखें, क्या वाकई में कुछ आगे जा रहा है, क्या वाकई में कुछ आगे जा रहा है? इज समथिंग एक्चुअली गोइंग अहेड? नो स्टूडेंट्स, नो, कुछ भी आगे जा नहीं रहा है। अगर आप पार्टिकल्स की बात करें तो वो मूव कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल्स तो वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, राइट। पार्टिकल्स तो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग। उनका आगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाने का तो कोई सीन है ही नहीं, राइट। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो बड़ा इंटरेस्टिंग काम यहां पे हो रहा है कि पार्टिकल्स वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, लेकिन उनके मूवमेंट से एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ राइट साइड की तरफ जा रहा है, एक शेप राइट साइड की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देता है। तो इसी बात को मैं यहां पे लिखता हूं, पार्टिकल्स आर मूविंग अलोंग वाई एक्सिस बट इट क्रिएट्स एन इल्यूजन दैट अ शेप इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डिस्कशन का, जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा ये सब। तो यहां पे आप ध्यान से देखें
कि कैसे इल्यूजन क्रिएट होता है, कैसे इल्यूजन क्रिएट होता है वेव्स में। अभी मैं आपको इसको स्ट्रिंग वेव से अटैच करके बताऊंगा, बट आप देखो कैसे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, लेकिन इल्यूजन क्रिएट होता है कि जो शेप है वो राइट की तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक्चुअली में ये जो सिचुएशन मैंने डिस्क्राइब की है, ये एक्चुअली एक स्ट्रिंग वेव की ही सिचुएशन है। दिस एक्चुअली ए सिचुएशन ऑफ स्ट्रिंग वेव। कैसे स्टूडेंट्स, शायद आप समझ ही गए होंगे। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं कि ये जो रोप है, ये एक्चुअली बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, ऐसा आप सोच सकते हो स्टूडेंट्स। आप सोच सकते हो कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। बेसिकली रोप में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, राइट? रोप में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको आप पार्टिकल्स की तरह सोच सकते हो। ठीक, तो आप ऐसे सोचो कि यहां पे एक पार्टिकल है, यहां पे एक पार्टिकल है, यहां पे एक पार्टिकल है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, विच आर एक्चुअली मॉलिक्यूल्स। तो रोप बहुत सारे छोटे छोटे बॉल से बना हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, अब देखो जब ये आदमी जर्क देता है तो वो क्या करता है, वो इस एंड को पकड़ता है। तो आप ऐसा सोचो कि इस पार्टिकल को उसने पकड़ा, और जर्क कैसे देता है, इसको ऊपर ले जाता है और फिर इसको नीचे लेके आता है। बहुत जल्दी जल्दी ये करता है, वो ऊपर लाके इसको नीचे कर देता है, ऊपर ले जाके नीचे कर देता है। तो जर्क देता है। तो इस पार्टिकल को आदमी ऊपर ले जाता है और फिर नीचे कर देता है। तो ये पार्टिकल जो है वो मूव किया। होता क्या है कि उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला पार्टिकल है वो भी अपने आप अब वो ऊपर जाता है और नीचे आता है, लेकिन जस्ट थोड़ी देर बाद। फिर इसके बाद वाला जो पार्टिकल है वो भी वैसे ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, लेकिन जस्ट थोड़ी देर बाद। फिर उसके बाद वाला जो पार्टिकल है वो भी ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है जस्ट थोड़ी देर बाद। और फिर आगे वाले पार्टिकल्स वही मोशन, आइडेंटिकल मोशन रिपीट करते हैं, बट शिफ्टेड इन टाइम। तो सारे पार्टिकल्स वही मोशन करने लगते हैं बट शिफ्टेड इन टाइम, जैसा कि अभी हमने उस इल्यूजन में आपको बताया। तो उससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये जो शेप है, ये जो पल्स है, वो आगे की तरफ ट्रैवल करते हुए हमें दिखाई देती है। आपको समझ में आ रही बात? तो जो इल्यूजन मैंने आपको समझाया वो ये स्ट्रिंग का इल्यूजन था। तो आप प्लीज नोट करें, यहां पे ये पल्स आगे जा रही है, बट कोई भी पार्टिकल आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, वो वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। और ये शेप आपको कैसे मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट होता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि अच्छा ये पल्स आगे जा रही है, कुछ आगे जा रहा होगा, रोप का कोई पार्ट आगे जा रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, रोप तो सिर्फ वर्टिकली ऑसिलेट कर रही है। राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे थोड़ा क्लीन अप कर दिया है ताकि मैं आपको थोड़ा और चीजें समझा सकूं। जैसे देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हमने ये देखा कि पहले पार्टिकल को आदमी ने ऊपर की तरफ घींचा जड़ देके और फिर नीचे लेके आया। तो उसके बाद आगे के पार्टिकल्स ही मूव करने लगे, बट स्लाइटली डिलेड इन टाइम। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, बट थोड़ा सा और हम टेक्निकल टर्म्स में उसको देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, एक इलास्टिसिटी नाम का चैप्टर हमने पढ़ा था, हो सकता है आपको याद नहीं हो या फिर आपने नहीं पढ़ा हो, तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी बात है जो हम यहां पे रिवाइंड कर लेते हैं कि अगर ऐसी कोई भी रोप हो तो उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम बॉल्स की तरह सोच सकते हैं, पार्टिकल्स की तरह सोच सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं, बहुत पास है। मैं दूर क्यों बना रहा हूं, ताकि क्लैरिटी रहे। और हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो छोटे छोटे स्प्रिंग से कनेक्टेड है आपस में, अंदर वो छोटे छोटे ऐसे स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ऐसा हम सोच सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप? किसी भी रोप को आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स ऑफ रोप डीपली, अब स्टूडेंट्स बहुत क्लियर है, आदमी जड़ देके इसको ऊपर और नीचे ले जाता है। तो अब क्योंकि दूसरा पार्टिकल पहले वाले से स्प्रिंग के द्वारा अटैच्ड है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो जस्ट थोड़ी देर बाद ये भी जाने लगेगा, और फिर जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये अपने बगल वाले को ऊपर खींचेगा, ये भी जाएगा। फिर जैसे ये ऊपर जाएगा, ये भी अपने बगल वाले को खींचेगा, ये भी ऊपर जाएगा। तो आपको समझ में आया क्यों जब इसको खींचा जाता है तो आगे वाले भी मोशन करते हैं। और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा क्यों मोशन इज स्लाइटली डिलेड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि वेव प्रोपगेट्स ड्यू टू इलास्टिक नेचर ऑफ रोप। ठीक है, इलास्टिक नेचर ऑफ रोप का मतलब है कि ये रोप के अंदर ये स्प्रिंग्स का होना। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे देखो, इसको हम वेव बोल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि वेव में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, वेव में क्या होता है कि मास का ट्रांसफर
नहीं होता है और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। थोड़ा देखो आप ध्यान से कि क्या ऐसा हो रहा है यहां पे। देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल हो रहा है। पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी पार्टिकल यहां से यहां तक मूव करके नहीं जा रहा है, कोई भी पार्टिकल यहां से यहां तक मूव करके नहीं जा रहा है, राइट। वो मूव करता है, वापस अपनी जगह पे आ जाता है, वो ऊपर जाता है फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है, वो जंप करके आगे नहीं जा रहा है। तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास क्लियरली, बट इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी? यस स्टूडेंट्स, इट इज। देखो जब ये पल्स यहां पे है तो यहां के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, यहां के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मतलब यहां पे उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। जब ये पल्स यहां पहुंच गए तो यहां के पार्टिकल्स एक्चुअली मूव कर रहे हैं, मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी है। जब यही पल्स थोड़ी देर बाद और आगे पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी जब ये पल्स, ठीक है, तो यहां के पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पल्स आगे जा रही है, जैसे जैसे पल्स आगे जा रही है, एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी आगे तरफ जा रही है, आगे तरफ जा रही है। तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई दिस इज अ वेव, दिस इज अ वेव, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स, हम यहां पे बोलेंगे कि वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, वेव इज प्रोपागेटिंग along x एक्सिस। तो ये जो शेप है और जो एनर्जी है वो x एक्सिस के लॉन्ग आगे जा रहे हैं, वो x एक्सिस के लॉन्ग आगे जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे वेव भी जो है वो x एक्सिस के लॉन्ग आगे जा रही है स्टूडेंट्स, राइट। अब स्टूडेंट्स एक और चीज, ये जो वेव है दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव, दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया। तो अब टाइम आ गया है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि ट्रांसवर्स वेव होने का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स। तो ट्रांसवर्स वर्ड जो आप यहां पे देख रहे हैं उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स आप यहां पे देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो वेव है और जो एनर्जी है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है। लेकिन पार्टिकल जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू एक्स, मतलब वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए इस वेव को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो स्टूडेंट्स हम डिफाइन भी कर सकते हैं ट्रांसवर्स वेव को, और उसको डिफाइन करने आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव्स आर वेव्स, transverse waves are waves which in which transverse waves are waves in which particles of medium oscillate in a direction perpendicular टू प्रोपगेशन ऑफ वेव। समझ में आई आपको बात स्टूडेंट्स? तो इस तरह से ट्रांसवर्स वेव को डिफाइन किया जाता है, एंड स्ट्रिंग वेव इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है स्टूडेंट। इनफैक्ट मैंने आपको एक टर्म बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। हालांकि यहां पे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं पढ़ रहे हैं, हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? उसमें अगर वेव आगे की तरफ जा रही है तो पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होते हैं, यही मेन डिफरेंस होता है। वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होते हैं, जबकि इस ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा है? अगर वेव आगे तरफ जा रही है तो पार्टिकल्स जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर डिफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑसिलेट इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। आप लिख सकते हैं उतना तो, ठीक है। इस जैसा मैं आपको बोला कि इसके बारे में हम डिटेल में पार्ट 2 में ही समझेंगे, तो वहीं पे आपको ज्यादा समझ में आएगी कहानी।